मैंने इस बात को लेकर पहले भी एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने कहा था कि देश में कोई किसी को भी राजनीति का चाणक्य माने, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में असली चाणक्य शरद पवार ही हैं। और 2 दिन पहले उन्होंने जो फैसला लिया है उससे उन्होंने साबित कर दिया कि सही मायने में राजनीति के चाणक्य शरद पवार साहब ही हैं। अच्छा, अपने इस फैसले को लेने से 2 दिन पहले उन्होंने एक संकेत भी दिया था और उन्होंने एक जुमला कहा था कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। रोटी तो सब लोग खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ये तो हमारा मुख्य भोजन है। लेकिन रोटी बनाना ये अपने आप में एक कला है, बिल्कुल राजनीति की तरह है। एकदम सही हिसाब से आटा लेना पड़ेगा, सही पानी डालना पड़ेगा, सही से उस आटे को गूंदना पड़ेगा, उसकी गोल गोल लड्डू बनाने पड़ेंगे, फिर उसको बेलना पड़ेगा, फिर उसको तवे पे डालना पड़ेगा। और यही असली कारीगरी है। तवे पर डालने के बाद रोटी पलटना, ये जो बढ़िया खाना बनाता है वही जानता है। उसको पता होता है कि कौन सा सही वक्त है जब रोटी को पलट देना है, वरना या तो रोटी जल जाएगी या तो रोटी कच्ची रह जाएगी। अब पवार साहब 40-45 साल से राजनीति में हैं, तो समय तो बीत चुका था, रोटी पलटने का समय आ चुका था। कच्ची रह जाने की तो गुंजाइश नहीं थी, लेकिन हां, जल जाने की संभावना उनको पूरी तरह से दिख रही थी। 2-2.5 साल पहले से एनसीपी में जिस तरीके का ड्रामा चल रहा था, अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर 2 दिन के लिए सरकार बना चुके थे। पार्टी के जो विधायक हैं वो कुछ शरद पवार के पाले में जा रहे हैं, तो कुछ अजीत पवार के संपर्क में हैं, उनके इन्फ्लुएंस में हैं, कुछ जयंत पाटिल के साथ हैं। तो पवार साहब को यह तो समझ में आ रहा था कि रोटी पक चुकी है, कच्ची रहने की संभावना नहीं है, लेकिन जल जाने की संभावना है। और राजनीति के इस चाणक्य ने एकदम सही समय पे जो फैसला लिया कि एकदम पूरी एनसीपी और महाराष्ट्र की पूरी राजनीति सन्न रह गई, और शरद पवार ने यह फैसला किया कि मैं अब एनसीपी के अध्यक्ष का पद त्याग रहा हूं। और चूंकि राज्यसभा का उनका 3 साल का भी काम बचा हुआ है, 3 साल का कार्यकाल शेष है, तो 3 साल बिताने के बाद मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से पूरी तरह से अलग हो जाऊंगा। इस फैसले से शरद पवार ने एक तीर से कितने निशाने साधे हैं आप समझ नहीं सकते। पहली बात तो ये कि अब पूरी एनसीपी पार्टी एक तरह से मत उठेगी और उसमें से जो निकलेगा वो असली मक्खन होगा। इसको इस तरह से समझते हैं कि पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शरद पवार के ऊपर जाना चाहते हैं, उनको ओवरशैडो करना चाहते हैं। अजीत पवार, उन्होंने समय समय पर ऐसे फैसले लिए हैं, ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं और ऐसे संकेत दिए हैं जिससे यह समझ में आता है कि अब वो एनसीपी को कब्जा करना चाहते हैं। जयंत पाटिल, वो अजीत पवार को पटकनी देना चाहते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में जो जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता है कि जयंत पाटिल और अजीत पवार में किस तरीके का एक कोल्ड वॉर चलता है। और तीसरा जो सबसे प्रमुख किरदार है, सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले वो शरद पवार साहब की बेटी हैं, बारामती से सांसद हैं और शरद पवार के बाद वो स्वाभाविक उम्मीदवार हैं एनसीपी अध्यक्ष पद की। पार्टी के बहुत सारे नेता ऐसा चाहते भी होंगे। क्या है कि हमारी राजनीति में एक तरीके का ये ढर्रा चला रहा है कि जो भी अध्यक्ष है, हम उसी के परिवार से, उसी के बेटे या बेटी को ही फिर से अध्यक्ष के पद पर बने रहने देखना चाहते हैं, क्योंकि एक तो जनता का उसके साथ एक स्वाभाविक जुड़ाव हो जाता है, बताना नहीं पड़ता। सुप्रिया सुले को किसी भी स्वीकृति की जरूरत नहीं है, जनता उनको जानती है, उनको पहचानती है। बारामती से सांसद हैं तो उनके काम धाम को भी सबने देखा है, तो इसलिए उनको अध्यक्ष पद के लिए एक्सेप्ट कर लेना जनता के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एनसीपी में जो नेता हैं वो सुप्रिया सुले को कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं। अजीत पवार, जब अजीत पवार शरद पवार की नहीं सुनते थे
शरद पवार के फैसले के बाहर जाकर वो फैसला कर लेते थे। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में शरद पवार नहीं चाहते थे कि अजीत पवार के बेटे पार्थ चुनाव लड़ें, लेकिन अजीत पवार ने पार्थ को लोकसभा चुनाव लड़वाया, पार्थ हार गए। अब पार्थ हार गए तो इससे एक तो अजीत पवार के फैसले पर भी प्रश्न चिन्ह लगा और शरद पवार को भी इस बात को लेकर नाराजगी हुई कि जब हमने मना किया था तो आपने लोकसभा का चुनाव पार्थ को क्यों लड़ाया। हालांकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा एनसीपी में बना नहीं, लेकिन राजनीति में छोटी बात भी कहीं ना कहीं एक फांस की तरह चुभ जाती है। महाविकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी का क्या होगा, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस को मिलाने में शरद पवार की ही सबसे बड़ी भूमिका रही है। अब शरद पवार ही अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे तो शिवसेना और कांग्रेस ये मतलब बिल्कुल समझिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। शिवसेना नॉर्थ पोल है तो वो साउथ पोल है। इन दोनों को कौन है जो मिला के रखेगा? एक कट्टर हिंदूवादी विचारधारा शिवसेना, दूसरी सेक्युलर विचारधारा का दंभ भरती हुई कांग्रेस, जिसके लिए सेक्युलर शब्द केवल एक वोट बैंक की तरह है। इन दोनों को कौन मिला के रखेगा? क्या अजीत पवार और सुप्रिया सुले, इनमें इतनी राजनीतिक समझबूझ है कि वो इन दोनों पार्टियों को मिला सकें? अजीत पवार अब खुद ही शिवसेना और कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते। अब अजीत पवार को बीजेपी के साथ जाने में ज्यादा सहूलियत लग रही है। अजीत पवार चाहते हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर आगे सरकार बनाएं, क्योंकि कांग्रेस की दुर्गति हो रखी है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो कमजोर हो चुकी है। शिंदे की जो शिवसेना है उसका अभी कोई भविष्य नहीं है, अभी वो जमीन पर आई नहीं है। तो इसलिए अजीत पवार अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में जाने के लिए एकदम आतुर दिख रहे हैं और शरद पवार के अध्यक्ष पद पर ना रहने से ऐसा संभव हो जाएगा। लेकिन मुश्किल यह है कि अगर सुप्रिया सुले अध्यक्ष बनती हैं तो पूरी पार्टी पर उनका कब्जा रहेगा, तो अजीत पवार पूरी पार्टी लेकर बीजेपी के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। हां, वो अपने कुछ विधायकों को जरूर तोड़कर और बीजेपी के साथ में जा सकते हैं और मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि अब उनका इंटरेस्ट उप मुख्यमंत्री बनने में नहीं रहा है, क्योंकि वो 3-4 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने इस बात को लेकर अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी है कि अब मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं वो अब इस बात को लेकर और समझौता करेंगे बीजेपी के साथ। अगर बीजेपी ज्यादा सीट जीतती है और किसी वजह से उसको बहुमत नहीं मिल पाता है तो चाहे 20 सीट ही सही, अजीत पवार कहेंगे कि 20 सीट का समर्थन तभी देंगे जब आप हमको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर 40 सीट लेकर शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो 20-25 विधायक तोड़कर अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी के साथ मजबूरी क्या होगी कि अगर वो अजीत पवार की बात नहीं मानती है तो सत्ता से बाहर रहेगी। अब ये कयास जो है ये आने वाले चुनाव के लिए मैं बता रहा हूं, अभी फिलहाल नहीं। अभी मैं सिर्फ इतना आपको समझाना चाह रहा हूं कि अजीत पवार का पार्टी पर कितना प्रभाव है, कितने विधायक उनके साथ हैं, आगे आने वाले समय में उनका कितना प्रभाव रहेगा। अगर सुप्रिया सुले अध्यक्ष बन जाती हैं तो क्या वो सुप्रिया सुले को कांग्रेस और शिवसेना से, मतलब उद्धव ठाकरे का जो गुट है, उससे अलग हटकर बीजेपी के साथ जाने के लिए मना पाएंगे? क्योंकि अभी जब जिस सभा में शरद पवार ने यह फैसला लिया कि मैं अध्यक्ष पद त्याग रहा हूं, तो अजीत पवार ने बिल्कुल भी नहीं रोका। हालांकि बहुत सारे नेता रोने लगे, जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड, ये सब रोने लग गए थे और वो शरद पवार को मनाने लग गए थे कि नहीं साहब, आप अगर एनसीपी छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, हम किसको अपना अध्यक्ष मानेंगे, हम किसके दिशा निर्देशों पे चलेंगे, आप अध्यक्ष बने रहिए। क्योंकि इन सबके लिए यह समस्या है कि ये किसको अपना नेता मानेंगे। अजीत पवार हैं, सुप्रिया सुले हैं, ये सब इन्हीं के कद के नेता हैं।
और अपने कद के नेता को अपने से ऊपर मान लेना बड़ा मुश्किल होता है। राजनीति में तो और भी मुश्किल हो जाती है ये बात। सुप्रिया सुले कुछ बोलने को उठी तो अजीत पवार ने उनको मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं बड़े भाई के हैसियत से कह रहा हूं कि आप कुछ नहीं बोलेंगी, चुप रहेंगी। सुप्रिया सुले बैठ गई। अब सोचिए, अगर आज शरद पवार के सामने ही अजीत पवार सुप्रिया सुले को चुप करा देते हैं तो कल सुप्रिया सुले अगर अध्यक्ष बन जाएंगी तो क्या वो अजीत पवार से ऊपर जाकर फैसला ले पाएंगी, या अजीत पवार जैसा चाहेंगे सुप्रिया सुले वैसा ही फैसला लेंगी? एनसीपी में बहुत सारे नेता हैं जिनकी अजीत पवार से नहीं पटती है, नहीं बनती है। बहुत सारे नेता हैं जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में एनसीपी दो फाड़ हो जाएगी। दो गुट तो बने ही हैं, दो फाड़ हो जाएगी, या फिर बहुत सारे नेता छोड़ के चले जाएंगे। इसके साथ साथ शरद पवार ने एक संदेश यह भी दिया कि अब जो युवा हैं उनको ऊपर लाना है, क्योंकि एक बात यह भी है कि उन्होंने जब रोटी पलटने वाली बात कही थी तो वो यूथ विंग के कार्यक्रम में थे, तो इसलिए उन्होंने यूथ को आगे लाने की बात कही। लेकिन अभी बहुत सारे युवा नेता एनसीपी में ऐसे तैयार हो गए हैं जो आगे आकर और कमान संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब वो इतने साल से शरद पवार के अंडर में काम करते हुए आए हैं, अब क्या वो अजीत पवार या सुप्रिया सुले की बात को मानेंगे? तो महाराष्ट्र की जो राजनीति है ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि शरद पवार के हाथ में है। शरद पवार जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से पूरी राजनीति को घुमाते हैं। उन्होंने एनसीपी को भी पूरी तरह से मत दिया है। तो ये जितने सवाल मैंने अभी अपने इस वीडियो में उठाए हैं, ये सारे सवाल शरद पवार के भी मन में गूंज रहे होंगे। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो ये सारे सवाल लेकर उनके पास गए होंगे, पहुंचे होंगे। इसीलिए शरद पवार ने कहा है कि ठीक है, हम अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे और 2-3 दिन में अपना फाइनल जो डिसीजन है वो हम बताएंगे। वैसे फाइनल डिसीजन आज नहीं तो कल यही लेना है कि शरद पवार साहब पद छोड़ेंगे तो पद किसको मिलता है। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा और अजीत पवार को पार्टी का सीएम फेस बनाया जाएगा। अब सीएम फेस बनाना और सीएम बन जाना दो अलग अलग चीजें हैं। मैं एक पार्टी बना लूं और मैं सीएम फेस बन जाऊं, इससे कोई बहुत बड़ी बात होने वाली नहीं है। अगर अजीत पवार सीएम फेस हैं तो क्या उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है और कांग्रेस वो अजीत पवार के नाम पर इनको समर्थन दे देगी या वो बाहर बैठ जाएगी? तो सीएम फेस बन जाने से क्या होता है? बात तो तब बनती है जब आप सीएम बन जाएं, क्योंकि देश ने देखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी साहब प्रधानमंत्री पद का चेहरा थे और बेचारे बस चेहरा ही बने रह गए, पीएम इन वेटिंग थे और वेटिंग ही करते रह गए, बन नहीं पाए। तो ऐसे ही अजीत पवार साहब हैं, वो सीएम इन वेटिंग हैं। अब देखते हैं कि वो सीएम बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। शरद पवार साहब आगे क्या चाल चलते हैं ये तो बस वही जाने। लेकिन ये बात तो तय है कि पवार साहब तुम ही इस पूरी राजनीति के चाणक्य हो, तुमसे ऊपर कोई नहीं है। जय हिंद।